बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दो बहनें नैना और सुनैना अपनी सौतेली माँ उर्मिला के साथ रहा करती थी। क्योंकि कुछ समय पहले नैना और सुनैना की माँ की मृत्यु हो जाती है, इसलिए नैना और सुनैना के पिता किशोर दास उर्मिला से दूसरी शादी कर लेते हैं। जब तक किशोर दास जिंदा रहे तब तक तो उर्मिला ने नैना और सुनैना को बिल्कुल माँ जैसा ही प्यार दिया, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है वह अपने असली रूप में आ जाती है। उर्मिला ने घर की सारी नौकरानियों को घर से बाहर निकाल दिया था और दोनों बहनों को घर की नौकरानी बना दिया था। उनसे घर का सारा काम करवाती और जो उसकी अपनी सगी बेटी थी काजल, उसे वह शहजादी बनाकर रखती। दोनों माँ बेटी पूरे दिन शॉपिंग करती, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाती, बहुत एंजॉय करती और वहीं दूसरी तरफ बेचारी दोनों बहनें घर का सारा काम करती रहती और उन्हें खाने के लिए मिलती सूखी बची कुची रोटी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी मुझे येलो कलर की ब्रांडेड साड़ी चाहिए। आपको पता है विनीता आंटी की बेटी सुमन का बर्थडे आने वाला है और सुमन कह रही थी कि सबको येलो और व्हाइट साड़ी पहन कर आनी है। उसने येलो और व्हाइट साड़ी की थीम रखी है, इसलिए मुझे तो सबसे ब्रांडेड और अच्छी वाली साड़ी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि सुमन के बर्थडे पार्टी में मुझसे अच्छा कोई और लगे, सबसे सुंदर मुझे ही लगना है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे सामने टिक भी पाए। क्यों नहीं मेरी शहजादी बिटिया, मैं तुम्हें सबसे महंगी और अच्छी ब्रांडेड साड़ी दिलवाऊंगी। मेरी बेटी ही सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी। कुछ समय बाद उर्मिला और काजल साड़ी लेने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी सुनैना अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ आप और काजल दीदी शॉपिंग करने जा रही हैं। नैना और मेरे सभी कपड़े बहुत पुराने और फट चुके हैं। आप हम दोनों बहनों के लिए भी सस्ते से कपड़े लेकर आ जाना। वैसे तो विनीता आंटी की बेटी के बर्थडे पार्टी में सभी को येलो और व्हाइट कलर की साड़ी पहनकर जानी है। अगर हो सके तो हम दोनों बहनों के लिए भी एक एक साड़ी लेकर आ जाना, क्योंकि विनीता आंटी कह रही थी कि हम दोनों बहनों को भी आना है, क्योंकि वह माँ की बहुत अच्छी सहेली थी। हाँ, विनीता बहन की बेटी के बर्थडे पार्टी में सभी को येलो और व्हाइट कलर की साड़ी पहननी है, लेकिन वहाँ तुम दोनों मनहूस नहीं जाओगी, क्योंकि विनीता तुम्हारी माँ की सहेली थी। अब नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ मर चुकी है। अब विनीता मेरी सहेली है, इसलिए मैं मेरी बेटी को वहाँ लेकर जाऊंगी। तुम जैसी मनहूस और नौकरानियों को नहीं। घर में कितना सारा काम है उसे खत्म करो। मैं बस मेरी बेटी के लिए साड़ी लेकर आऊंगी, तुम दोनों मनहूस बहनों के लिए नहीं। जैसे हैं फटे पुराने उन्हें पहनकर अपना गुजारा करो। आई बड़ी महारानी नए कपड़े पहनने वाली। जब तक हम दोनों शॉपिंग करके वापस आते हैं घर का सारा काम हो जाना चाहिए। चल बेटा देर हो रही है। ऐसा कहकर उर्मिला काजल को शॉपिंग कराने ले जाती है। बेचारी सुनैना अपना काम करने लग जाती है। तभी नैना सुनैना से कहती है, दीदी दीदी पिताजी ने तो दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि हम दोनों बहनों को माँ मिल जाए, हमें ममता की कमी कभी महसूस ना हो। लेकिन पिताजी तो हमारे लिए एक ऐसी सौतेली माँ छोड़कर चले गए जो इंसान के रूप में डायन है। पिताजी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमारी जिंदगी जीते जी नर्क बन गई। हमारी सौतेली माँ हमारे पर कितना अत्याचार करती है। हमें खाने के लिए सिर्फ एक ही समय देती है, और वो भी बचा कुचा। और अपनी बेटी के फटे पुराने कपड़े अब तो वो भी घिसकर फट चुके हैं। हमसे कितना काम कराती है। अगर पिताजी की आखिरी ख्वाहिश नहीं होती तो हम यहाँ कभी नहीं रहते। हाँ मेरी प्यारी बहन, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। अब तो रूखा सूखा खाकर फटे पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा करना पड़ेगा। हम तो विनीता आंटी की बेटी के जन्मदिन पार्टी में भी नहीं जा सकते। पड़ोस की सभी लड़कियां जा रही हैं येलो और व्हाइट कलर की साड़ियाँ पहनकर। हाँ दीदी, मुझे काव्या ने बताया, मेरा भी बहुत मन था साड़ी पहनकर जाने का, मगर हम जा ही नहीं सकते। ऐसा कहकर दोनों बहनें रोने लगती हैं। शाम हो जाने के बाद उर्मिला और काजल बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आती हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर दो साड़ियाँ भी लेकर आती हैं। तभी काजल नैना और सुनैना से कहती है, देखो देखो मेरी कितनी ज्यादा सुंदर साड़ियाँ हैं। ऐसी साड़ियाँ तो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होंगी। जब मैं सुमन के बर्थडे पार्टी में इस साड़ी को पहन कर जाऊंगी तो बस सबकी आंखें मुझे ही देखती रह जाएंगी। सुनैना की बच्ची अब तो यहाँ खड़ी होकर हमारी शॉपिंग ही देखती रहेगी, ये नहीं कि हमारे लिए कुछ चाय पानी लेकर आ जाए। और छोटी नौकरानी तो सुन, मेरी साड़ी पर सिलवटें आ रही हैं। चल अच्छी तरह से इस पे इस्त्री कर। चलो चलो यहाँ से जल्दी निकलो। और अभी तो मुझे मैनीक्योर पेडिक्योर भी करवाना है।
बेचारी सुनैना चाय बनाने चली जाती है और नैना काजल की साड़ी पर इस्त्री करने। नैना का ध्यान बस सुमन के बर्थडे पार्टी पर ही लगा था, जिस वजह से उसका ध्यान इस्त्री पर नहीं रहता और काजल की साड़ी जल जाती है। साड़ी जलते हुए उर्मिला देख लेती है, तभी वह बेचारी नैना की बहुत पिटाई करती है, बहुत पिटाई करती है और उसके बाद इस्त्री उठाती है और उसका हाथ जला देती है। इसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता तो उसके बाल पकड़कर खींचती है और कहती है, क्यों मनहूस, तूने जानबूझकर मेरी बेटी की साड़ी जलाई है ना, ताकि वह बर्थडे पार्टी में ना जा सके, क्योंकि मैं तुम दोनों मनहूस बहनों को वहाँ नहीं लेकर जा रही। मेरी बेटी की खुशियों से जलती हो। माँ कृपया करके मेरे बाल छोड़िए, पहले ही आपने मेरा हाथ जला दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ मेरे बाल छोड़िए ना, कृपया करके मुझे इतना मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ छोड़ दीजिए, माँ छोड़ दीजिए। नैना की रोने की आवाज सुनकर सुनैना दौड़ी हुई आती है और अपनी सौतेली माँ के पैरों में पड़ जाती है। माँ, उसे छोटी बच्ची समझकर माफ कर दीजिए, उससे गलती हो गई, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, कृपया करके मेरी बहन को छोड़ दीजिए, उसे बहुत दर्द हो रहा है। आज के बाद मैं ध्यान रखूंगी कि उससे कोई गलती ना हो, कृपया करके छोड़ दीजिए। सुनैना के बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद उर्मिला नैना को छोड़ देती है। सुनैना नैना को किचन में ले जाती है और उसके हाथ पर ठंडा पानी डालती है, उसका बहुत ध्यान रखती है और उसके बदले का काम भी सुनैना खुद ही करती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। काजल दूसरी साड़ी पहनकर अपनी माँ के साथ सुमन के बर्थडे पार्टी में जा रही थी। तभी सुनैना अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आप और काजल दीदी पार्टी में जा रही हैं, पता नहीं वहाँ पर कितना समय लग जाए। आप पार्टी में जाने से पहले हम दोनों बहनों को हमारे हिस्से का खाना दे दीजिए, वरना तब तक आप आओगी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। मम्मी, ये दोनों मनहूस लड़कियां हमेशा काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काट देती हैं। हम कितने खुशी खुशी जा रहे थे, अगर ये एक समय खाना नहीं खाएंगी तो मर तो नहीं जाएंगी। अब आप इन्हें खाना देने में समय लगाएंगी। हाँ, मेरी बच्ची, इन दोनों मनहूस लड़कियों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों रे सुनैना, अगर आज तुम दोनों मनहूस बहन खाना नहीं खाती तो मर तो नहीं जाती। वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने पिज्जा मंगाकर खा लिया था, आज तो कुछ बचा ही नहीं है। मम्मी, टॉमी के लिए जो कल रोटी डाली थी, आप इन दोनों मनहूस लड़कियों को वो ही दे दो। हाँ, यही ठीक है। सुनो, टॉमी ने अभी वह रोटी खाई नहीं है, तो तुम दोनों उसी रोटी को आधी आधी खा लेना। चल बेटा। ऐसा कहकर उर्मिला और काजल चली जाती हैं। सुनैना को बहुत दुख होता है कि किस तरह उसकी सौतेली माँ ने उसे कुत्ते की झूठी रोटी खाने के लिए दी है। नैना और सुनैना अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर बहुत रोती हैं। माँ, आप देख रही हैं हमारी सौतेली माँ हम दोनों बहनों के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है, हमसे घर का सारा काम कराती है। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी, उन्होंने हमें टॉमी की छोटी रोटी खाने के लिए दी है। हम छोटी रोटी कैसे खा सकते हैं? हमारी सौतेली माँ काजल दीदी बर्थडे पार्टी में गए हैं, सब वहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे होंगे, अलग अलग तरह का स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खा रहे होंगे, केक खा रहे होंगे, और यहाँ हम दोनों बहनों को छोटी रोटी। हम दोनों बहनों की किस्मत कितनी खराब है। ऐसा कहकर सुनैना और नैना अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर बहुत रो रही थी। तभी सुनैना और नैना की माँ की तस्वीर से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्चियों, इस तरह से रो मत, मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा। मैं जानती हूँ उर्मिला और काजल तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही हैं, मगर मेरी बच्चियों, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम भी सुमन के बर्थडे पार्टी में जरूर जाओगी, येलो और व्हाइट साड़ी पहनकर। बेटा, यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें एक जंगल दिखाई देगा। उस घने जंगल में जादुई सोने और चांदी की साड़ियों का कुआं है। वह कुआं तुम्हारी मदद जरूर करेगा और तुम वहाँ से जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ पहनकर बर्थडे में जाना, ठीक है? माँ आखिर माँ ही होती है, माँ ही अपने बच्चों के दुख दर्द समझ सकती है, वरना दुनिया में और कोई नहीं आपके दुख दर्द समझ सकता। माँ, हम दोनों बहनें अभी जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ लेने कुएं के पास जाएंगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें तुरंत जादुई सोने और चांदी की साड़ियों के कुएं के पास पहुंच जाती हैं और वहां जाकर दोनों बहनें साड़ियां मांगती हैं तो जादुई सोने और चांदी की 2 साड़ियां कुएं से बाहर निकल कर आती हैं। तभी कुआं दोनों बहनों से कहता है, तुम दोनों बहनों को ये जादुई साड़ियाँ तो मिल रही हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान देना है, ये जादुई साड़ियाँ किसी गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा।
जादू सोने और चांदी की साड़ियों के कुएं, हम इस बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें जादू सोने और चांदी की साड़ियाँ देने के लिए। ऐसा कहकर दोनों बहनें जैसे ही जादू सोने और चांदी की साड़ियाँ पहनती हैं तो दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती हैं, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह। और दोनों बहनें जादुई साड़ियाँ पहनकर उड़ते हुए सुमन के बर्थडे पार्टी में चली जाती हैं। दोनों बहनों से किसी की भी नजर हट ही नहीं रही थी और वह किसी की पहचान में भी नहीं आ रही थी। दोनों बहनें वहाँ जाकर बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं और समय रहते घर भी आ जाती हैं। घर आने के बाद काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी पता नहीं वह दोनों लड़कियां कहां से आई थी। मैंने इतनी महंगी और ब्रांडेड साड़ी पहनी थी ताकि मैं अपने फ्रेंडों को दिखा सकूं कि मुझसे ज्यादा अच्छी साड़ी कोई और नहीं पहन सकता, लेकिन उन दोनों मनहूस लड़कियों ने तो मेरी सारी मेहनत और पानी ही फेर दिया। काजल बेटा, वह दोनों साड़ियाँ कितनी ज्यादा चमक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सोने और चांदी की हो। और वह दोनों बहनें बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे किसी राज्य की राजकुमारियां हों। मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल वैसी ही साड़ियाँ चाहिए जैसे उन दोनों लड़कियों ने पहन रखी थी। मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी लेकर आइए, लेकिन मुझे वह साड़ियाँ चाहिए। उर्मिला और काजल की यह सारी बातें नैना और सुनैना सुन रही थी और दोनों बहुत हंसती हैं। तभी नैना सुनैना से कहती है, दीदी दोनों बेवकूफों को पता ही नहीं है वह राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़कियां कोई और नहीं बल्कि हम दोनों ही हैं। बहुत मजा आ रहा है इन दोनों को इतना परेशान देखते हुए। नैना, बहुत मजा आ रहा है इन दोनों को परेशान देखते हुए, लेकिन गलती से भी इस बात का इन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास जादू सोने और चांदी की साड़ियाँ हैं। अगर इन दोनों के हाथ वह साड़ियाँ लग गई तो तुम्हें पता है ना क्या हो जाएगा। जादू सोने और चांदी के साड़ियों के कुएं ने क्या कहा था कि जो भी लालची इंसान इन्हें लेगा उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए ध्यान रहे, ठीक है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब दोनों बहनें जादू सोने और चांदी की साड़ियों की मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बच रही थी। एक दिन नैना और सुनैना जादुई साड़ियों से अपने लिए खाना मांग रही थी। तभी काजल देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि उस दिन सुमन के बर्थडे पार्टी में वह राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़कियाँ और कोई नहीं बल्कि नैना और सुनैना ही है। तभी वह ये सारी बात अपनी माँ को जाकर बता देती है। तभी उर्मिला कहती है, अच्छा तो उन दोनों मनहूस बहनों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तो चिंता मत कर, रात हो जाने के बाद मैं वह जादू सोने और चांदी की साड़ियाँ चुरा कर लेकर आ जाऊंगी और उसके बाद हम उस जादू सोने और चांदी की साड़ियों से बहुत सारी धन दौलत लेकर अमीर हो जाएंगे और उन दोनों मनहूस बहनों को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देंगे, ठीक है बेटा। ऐसा सोचकर रात हो जाने के बाद दोनों माँ बेटी नैना और सुनैना के रूम में जाती हैं और वह साड़ियाँ चुरा कर लेकर आ जाती हैं। और जैसे ही वह जादू सोने और चांदी की साड़ियों से धन दौलत मांगती है तो उससे बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं और दोनों माँ बेटी को तुरंत ही डस लेते हैं। दोनों माँ बेटी के उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वही दूसरी तरफ नैना और सुनैना जादू सोने और चांदी की साड़ी की मदद से अपने साथ साथ गाँव के गरीब और अनाथ लोगों की भी बहुत मदद करती हैं। बहुत समय पहले की बात है, आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी, बाग जाऊँगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज़ सुनूंगी, अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है, थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है, इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद
एक हादसा होता है जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ। उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे, मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूंगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है। पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस। बेचारी आरोही अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी, लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तब पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही
रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनुष्य नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाद उससे कहती है, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया। जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है। जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया? जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना दूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगे ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जादू सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई।
चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस ज्यादा सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतने सारे धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोने चांदी के मटके की नदी मिली जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादू सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादू चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादू सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादू सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादू सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादू सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।